वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सर्वर। टुडे वी हैव अ सेशन ऑफ डिस्कशन इज अबाउट बिलूमिया नार्वोसा। बिलूमिया नार्वोसा जो है वो एक ईटिंग डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर की टाइप है, और इसमें हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बिलूमिया नार्वोसा के बारे में जानेंगे कि बिलूमिया नार्वोसा क्या होता है, इसकी टाइप्स हैं, कोई इसका सिम्टम्स क्या है, कॉजेज़ क्या है, और इसकी फिजिकल कंडीशंस क्या होती हैं। व्हाट इज़ बिलूमिया नार्वोसा? बिलूमिया नार्वोसा एक नॉन जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर है, जो कि करेक्टराइज्ड करता है बाय बीइंग ईटिंग फॉलोइंग बाय कंटेम्प्ट्री पजिंग एंड अदर मेथड टू अवॉइड वेट गेन। यानी कि खा लेना, लेकिन खाने के बाद आपका जो है वो कंपनसेटरी वे में, यानी कि वॉमिटिंग के ज़रिए, या फिर जो है वो अगर आप खाना खा रहे हैं तो ऐसा यूज़ कर रहे हैं खाने का जो आपकी कैलोरीज कंप्लीट नहीं कर रहा, फिर आप एक्सेसिव जो है लेग्जिटेटिव्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, बार बार फास्टिंग कर रहे हैं ताकि आपका वेट गेन ना हो और आपकी बॉडी इमेज डिस्टर्ब ना हो, उसे बिलूमिया कहते हैं। और इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जिसमें फ़िज़िकल सिम्टम्स हैं, और जिसमें इमोशनल सिम्टम्स हैं, और किसी भी पर्सन के जो है वो बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं। ये 3 तरह के डिफरेंट सिम्टम्स हैं जो किसी भी पर्सन के अंदर वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं, जिससे मालूम चलता है कि इस पर्सन को जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। और जब ये सिम्टम्स ईटिंग डिसऑर्डर की टाइप्स के साथ जब चेक किए जाते हैं तो उसके बाद डिटेक्शन होती है, जो है वो डायग्नोसिस होती है कि इस पर्सन को इस तरह टाइप का ईटिंग डिसऑर्डर है। सो फिजिकल सिम्टम्स में डेंटिस्ट जो है वो ऑफ्टन फर्स्ट नोटिस करते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड, यानी कि वॉमिटिंग पेशेंट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो अगर आप बार बार वॉमिटिंग करते हैं तो वॉमिट करने की वजह से हमारे जो स्टमक से जो मवाद बाहर आता है उसकी वजह से हमारे दांत ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से सबसे बड़ी जो है वो पैटर्न इशू नज़र आता है कि डेंटल इरोजन होती है, जिसमें इंटरनल सरफेसेस जो ऑफ टीथ जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। औरल हेल्थ का कंसर्न हो जाता है। फिजिकल सिम्टम्स जो हैं इसके अंदर नज़र आते हैं कि पर्सन का जो औरल हेल्थ है ना वो बहुत डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाता है, मुंह से हर वक्त स्मेल आती है। फिर फिजिकल सिम्टम्स में जो है वो बॉडी ब्लड हॉट आई, यानी कि आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं, फिर क्लॉसिस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, चेस्ट पेन होती है, क्रॉनिक जो है वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ चला जाता है पर्सन, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो पर्सन के इम्बैलेंस हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन बहुत होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स फिर उसके बाद फ्रीक्वेंट शॉर्ट थ्रोट, हर वक्त गला ख़राब रहने की शिकायत मिलती है, हार्डिक बहुत ज़्यादा होता है, हार्ट पैल्पिटेशन की तरफ चला जाता है पर्सन। और उसके जो है वो डाइट भी उसकी बैलेंस, उसकी जो है वो लाइट ड्रेसेस डाइट भी बैलेंस्ड नहीं रह पा रही होती, उसके माउथ मुंह का अल्सर हो सकता है, फिर स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, अब हाथ और पाँव ये सूजना स्टार्ट हो जाते हैं, इनके ऊपर स्वेलिंग हो सकती है, ग्लैंड स्वेलिंग हो सकती है, फिर टीथ के माउथ के एरियाज में स्वेलिंग हो सकती है, फिर उसके साथ साथ जो है वो टूथ कैविटी हो सकती है, टूथ सेंसिटिविटी इंक्रीज हो सकती है, वॉमिट के अंदर ब्लड आने की शिकायत महसूस हो सकती हैं, और उसके बाद पर्सन का जो कलर है वो येलोइश हो सकता है, ग्रेइंग हो सकता है, और उसके बाद उसकी बॉडी या उसकी टीथ पर या उसके जॉब्स पर डिफरेंट किस्म के पैचेस पड़ सकते हैं, डिकेइंग ऑफ टीथ, यानी कि दांत कमज़ोर हो सकते हैं और वो टूटना भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो इस तरह के कुछ जो हैं वो फिज़िकल सिम्टम्स किसी भी पर्सन के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाते हैं अगर किसी पर्सन को जो है वो ये चीज़ें हो रही हों। फिर आते हैं बिहेवियरल सिम्टम्स की तरफ। बिहेवियरल सिम्टम्स में क्रिएशन ऑफ स्केड्यूल ऑफ मील्स का इशू करना अपनी, यानी कि बिंजिंग एंड पजिंग, ये चीज़ करना, यानी कि फूड से अवॉइडेंस क्रिएट करना, डेस्परेशन होना एक्सरसाइज के लिए, जब आपका एक्सरसाइज का अगर टाइम हो गया तो एक डेस्परेशन क्रिएट होना कि मुझे फ़ौरन वहाँ पहुँचना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मेरा बॉडी वेट बढ़ जाएगा, इस तरह के इश्यूज़ होना। एविडेंस ऑफ बिंज ईटिंग, यानी कि फ़ूड को रिस्ट्रिक्ट करना और फूड को छोड़ना, और अगर किसी के साथ भी बैठे हैं तो कोशिश करना कि ऐसे खाएं जैसे खा भी रहे और नहीं खा रहे। एविडेंस ऑफ पजिंग, फिर डिस्टॉर्शंस, फिर एक्सरसाइज की स्पेसिफिक अमाउंट ना लेना, यानी कि अगर आपने आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है तो घंटा करना,
बर्न ऑफ करने की कोशिश करना अपनी तमाम तर कैलोरीज, फटीग, अपीयरेंस इश्यूज, ये तमाम तर जो है वो बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं। फिर होते हैं इमोशनल सिम्टम्स। इमोशनल सिम्टम्स ऑल तो डिफ़िकल्ट है कि नोटिस किए जाएं बिहेवियरल सिम्टम्स और इमोशनल सिम्टम्स, क्योंकि ये रिकग्नाइज किए जाते हैं बाय द फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऐसे मेंबर्स जो उस पर्सन के साथ हर वक्त रह रहे हैं। उनके ज़रिए वो सिम्टम्स जो हैं वो किसी भी पर्सन के अंदर पता लगाने के लिए जो है वो उनके साथ फिर जो है मीटिंग करनी पड़ती है, ताकि अच्छे तरीके से मालूम किया जा सके कि इस पर्सन के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसमें इमोशनल इश्यूज भी होते हैं जो कि काफ़ी यूनिक है, नॉट यूनिक इन बिलोमिया नार्वोसा बट अदर्स यूनिकनेस आ जाती है। फिर इमोशनल सिम्टम्स है जिसमें डिप्रेशन आता है सबसे पहले। डिप्रेस्ड होना स्टार्ट हो जाता है। पर्सन जब अपने बॉडी वेट के बारे में हर वक्त सोचता रहेगा तो फिर वो डिप्रेस्ड रहेगा। फिर एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी आएगी, कोई खाने पीने का कहेगा तो इरिटेबिलिटी शो होगी। सेल्फ क्रिटिसाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी अपनी बॉडी इमेज को लेकर, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर। फिर फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ जो है वो, उसकी अट्रैक्टिवनेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन होगी, लेकिन अपीयरेंस के ऊपर कि मेरा वेट लॉस रहे, कब ज़्यादा ना बढ़े, मैं ज़्यादा हैवी ना हो जाऊं। स्ट्रॉन्ग नीड फॉर अप्रूवल, हर वक्त किसी ना किसी के अप्रूवल के जो है वो उसमें रहेंगे। फिर इसकी डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस में मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स जो हैं वो साइंस एसोसिएट, जो अगर वो बुलिमिया नार्वोसा से करते हैं तो उसको रिवर्सिबल ट्रीटमेंट दिया जाता है। स्पेशलाइजेशन हेल्थ केयर फिजिशंस और मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के ज़रिए बात करने से, उनके साथ डिस्कस करने से, उनकी हेल्प सीख करने से ही किसी भी पर्सन की जो है वो डायग्नोसिस हो सकती है कि इसको अगर ईटिंग डिसऑर्डर है, और फिर ईटिंग डिसऑर्डर की कौन सी टाइप है, तो उस चीज़ को लेकर ही फिर उस पर्सन का उस टाइप के तरीके के हिसाब से उस पर्सन का ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट किया जाता है। अब ट्रीटमेंट में जो है वो डायग्नोसिस टाइमली हो जाए तो ट्रीटमेंट भी टाइमली स्टार्ट हो जाता है। फिर आते हैं कॉजेज़, कि कॉजेज़ क्या है। इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी अपना रोल प्ले करते हैं, डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज भी अपना रोल प्ले करती है, जेनेटिक्स भी अपना रोल प्ले करते हैं, और फैमिली मेम्बर्स विद ईटिंग डिसऑर्डर। अगर फैमिली में किसी पर्सन को पहले ईटिंग डिसऑर्डर आया तो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में किसी पर्सन को आ जाए। फिर मीडिया इन्फ्लुएंसेस, लोगों को एक्सपोजर करना कि जो स्मार्ट पर्सनस हैं उन्हें देखकर ये चीज़ अंदर महसूस करना कि मुझे भी ऐसा बनना है। वो एक हद तक स्ट्रॉन्ग, मतलब इन अ हेल्दी वे वेट लॉस करना। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, मोटे हैं, ओबेसिटी है, तो उसको कम करना इन अ हेल्दी वे विद नॉर्मल एक्सरसाइजेज, विद नॉर्मल फूड गेन, अपनी कैलोरीज का ख्याल रखते हुए, वो गुड है। लेकिन एक्सेसिव लेवल पर जाने से प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में बुलिमिया नार्वोसा में फोकस किया जाता है कि पर्सन की बिंज पजिंग बिहेवियर को जो है वो चेंज किया जा सके, साइकोथेरेपी के ज़रिए, मेडिकेशन के ज़रिए, न्यूट्रिशनल एजुकेशन के ज़रिए, और एड्रेस किया जाए कि उस पर्सन के कौन से लाइफ एरियाज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम है उस चीज़ को। फिर इंडिविजुअल ट्रीटमेंट भी होता है, फैमिली ट्रीटमेंट भी होता है। डॉक्टर, मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड डाइटिशियंस जो हैं इस पर्सन की हेल्प करते हैं, फैमिली के साथ भी, इंडिविजुअली भी, और फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि वो इस चीज़ को नोटिस आउट कर सकें कि पर्सन किस टाइम में ज़्यादा जो है वो बिंज एंड पजिंग बिहेवियर की तरफ जाता है। फिर साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, फैमिली बेस्ड थेरेपी की जाती है, मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, और कोपिंग स्ट्रैटेजीज पर्सन को सिखाई जाती हैं ताकि वो भी बेहतर अंदाज में खुद से ही अपने उस प्रॉब्लम को जो है वो ठीक करने के लिए अपने कदम बढ़ा सके। क्योंकि कुछ लोग अगर ट्रीटमेंट लेते रहते हैं तो जब ट्रीटमेंट का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होता है तो दोबारा वो उस कंडीशन में आ सकते हैं, रिलैप्स हो सकते हैं। तो उस टाइम पर फिर क्या रहता है, उन्हें खुद को ही कोपिंग स्टाइल्स सिखाए जाते हैं ताकि वो खुद से ही कोप करना स्टार्ट कर दें। साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है जो कि फोकस करती है पर्सन की आइडेंटिफाई करने में कि नेगेटिव अंडरलाइंग क्या है। उसकी आइडेंटिफिकेशन जब हो जाती है तो एटीट्यूड, थॉट्स और एटीट्यूड के अबाउट, तो फिर वेट एंड शेप के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दी जाती है। पर्सन को लर्न करवाया जाता है कि किस तरह वो अपनी थॉट्स को चेंज कर सकते हैं और हेल्दियर अडॉप्टेशन बिहेवियर में इंडल्ज कर सकते हैं। कोपिंग मैकेनिज्म के ऊपर काम किया जाता है ताकि वो डिले करें पजिंग बिहेवियर को, यानी कि खुद से खुद को वॉमिट करवाने को
और एक्सेसिव एक्सरसाइज करने को और एक्सेसिव थॉट ऑफ दैट कि माई बॉडी इमेज इज़ नॉट गुड, ये नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करने में हेल्प करता है। फिर आता है डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। ये अप्रोच होती है इनकॉर्पोरेट सीबीटी के साथ ही फोकस करती है, लेकिन ये इम्प्रूविंग इन रिलेशनशिप्स, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस टेक्निक्स, डिस्ट्रेस को जो है वो इंक्रीज़ करने में जो है वो, और टॉलरेंस को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है कि पर्सन अपने जो इमोशनल मैनेजमेंट स्किल्स हैं उसे सीखे। क्योंकि जब तक पर्सन इमोशनली स्ट्रांग नहीं होगा, उसके माइंड से ये नेगेटिव थॉट नहीं आउट होगी कि मेरी बॉडी इमेज मेरे लिए प्रॉब्लम है, मैं अगर ज़रा सी मोटी लगूंगी या लगूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। तो उस चीज़ में उस पर्सन को जो है वो गाइड अप करने की ज़रूरत होती है। तो उसमें डायलेक्टिकल बिहेवियर अपना रोल प्ले करती है। फिर आती है फैमिली बेस्ड थेरेपी। फैमिली बेस्ड ट्रीटमेंट में फैमिली फोकस्ड जो है वो वर्क किया जाता है। उसमें इनिशियली पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, उनको केयर गिवर्स को इन्वॉल्व किया जाता है कि वो कंप्लीट कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल करें, कि वो उसका ईटिंग पैटर्न सेट करें, खुद से पास बिठा के तरीके से प्यार से उसे खाना खिलाएं, और फिर उसके बाद उसके ऊपर नज़र रखें कि वो पजिंग या जो है बीइंग ईटिंग बिहेवियर की तरफ ना जाए। ग्रेजुअली उसके मील्स को प्लान करें, कंट्रोल करें इन अ हेल्थी वे, और उसको एक इंडिपेंडेंसी भी दें, लेकिन उसके ऊपर नज़र भी रखें। उसके बाद फिर मेडिकेशन है। अगर बहुत सवेयर लेवल ऑफ जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ पर्सन चला गया, उसकी बॉडी वेट बहुत कम हो चुके हैं, तो फिर सिलेक्टिव सीरोटिनिन्स का, रीअपटेक इनहिबिटर्स का, प्रोजैक का और पेक्सिल और डिफरेंट ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनके ज़रिए यूज़ किया जाता है, ताकि यूज़ करवाया जाता है ताकि उस पर्सन की मेंटल एंड बॉडी, फिज़िकल बिहेवियरल और मेंटल हेल्थ को जो है वो ट्रीट किया जा सके, ताकि वो पर्सन अपनी बेहतर, हेल्दियर और हैप्पी लाइफ की तरफ वापस आ सके। तो ये तमाम तर जिसमें सिलेक्टिव न्यूरोफिन रीअपटेक्स हैं, ये मेडिसिन इसलिए इस्तेमाल करता है कि अगर जो है वो ब्रेन इम्बैलेंसेस हो गया ना, तो उसमें हेल्पफुल साबित होती हैं। फिर कोपिंग मैकेनिज्म है। कोपिंग मैकेनिज्म में सबसे पहले ट्रीट योर सेल्फ काइंडली, खुद के साथ रहम दिली का मुजाहरा करें। फिर अपने जो प्लान्स डॉक्टर ने प्रोवाइड किए उसके ऊपर स्टिक रहना है हर कंडीशन में। फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इसमें मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज और ये चीज़ें आती हैं, वो यूज़ करनी जिससे आपका माइंड बॉडी रिलैक्स रहे। उसके बाद रिले ऑन योर सपोर्ट सिस्टम, अपने पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, अपने जो है वो ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, उनके साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करें, ताकि वो आपको बता सकें कि आप जो हैं, जैसे हैं, परफेक्ट हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक में आपने खुद से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स खुद को देने होते हैं कि मैं जैसी दिख रही हूँ, जैसा दिख रहा हूँ, मैं बहुत प्यारा हूँ, खूबसूरत हूँ, अच्छा हूँ, और जो है वो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपनी इसी बॉडी इमेज के साथ एक कॉन्फिडेंटली दूसरों के साथ बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकती हूँ। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। मस्ट वॉच, लाइक, कमेंट, शेयर।